टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज डीएलएड यूनिट 1 के 105 प्रश्नों की श्रृंखला का आज तीसरा भाग लेकर आए हैं। दो भाग हम लोग पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं। पहले भाग में हम लोगों ने 1 से 25 तक को देखा, दूसरे भाग में हम लोगों ने 26 से 50 तक को देखा। आज तीसरा भाग है जिसके तहत हम लोग 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को देखेंगे और हर प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन को देखने का काम करेंगे। जो भी साथी अगर नहीं देख पाए हैं तो जाकर हमारे पिछले वीडियो में 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको आप लोग जरूर देख लें। आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा भाग, जहां हम लोग 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न है आपका 51। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में काम करने वाले विश्वविद्यालय आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? क्लियर है। सबसे पहले जानेंगे कि राधा कृष्णन आयोग, सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग? राधा कृष्णन आयोग। क्लियर है। याद रखना है कि यही आयोग था जिसकी अनुशंसा के बाद यूजीसी की स्थापना हुई। किस चीज की स्थापना हुई? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अक्सर हम लोग देखते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी यूजीसी की स्थापना। लेकिन संसद ने कब मंजूरी दी? संसद की मंजूरी मिली 1956 में। अब आते हैं कि आयोग कब बना। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लिखा रहता है 1948 1949। राधा कृष्णन आयोग 1948 1949। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1948 में आयोग बना और 1949 में रिपोर्ट दिया। क्या दिया? रिपोर्ट दिया। अब यहां से आपका आंसर आ रहा है, गौर से देखिए। कब अपना प्रतिवेदन दिया? 48 में, 49 में, 50 में क्या बनता? 48 में बन या 50 में दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 51 का दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 52। एक एक प्रश्नों को देखेंगे आराम से, हर प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उससे जुड़े संदर्भ को देखेंगे। सिर्फ रट्टा मारने पर नहीं, समझने पे ध्यान देना है। अब है माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्तुति की गई थी किस समिति के द्वारा? देखिए, माध्यमिक स्तर पे पाठ्यक्रम के लिए अनुभव को वरीयता देने की बात कही गई और कहा गया कि इसमें अनुभव ज्यादा जरूरी है। इसलिए कारण कि ये तो प्राथमिक शिक्षा नहीं है, ये आपका माध्यमिक शिक्षा में बच्चे बड़े होते हैं, अगर अनुभव नहीं होगा तो वहां पे समस्या आएगी। तो उसके लिए क्या कहा उन्होंने? अनुभव की वरीयता कही। और उन समिति का नाम था नरेंद्र देव समिति 1953। इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र देव समिति 1953। लेकिन नरेंद्र देव के बारे में दो चीज जान लीजिए। नरेंद्र देव समिति में दो चीज आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीज, पहला क्या है जानना महत्वपूर्ण? पहला तो ये काशी विद्यापीठ के आचार्य थे। काशी विद्यापीठ विद्यालय के क्या थे? आचार्य रह चुके थे। और दूसरा ये याद रखना है कि ये कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतकार भी रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतकार, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतकार भी रहे। तो नरेंद्र देव समिति में इतना याद रखना है, फिर कभी भूलेंगे भी नहीं। चलिए अब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता भी है। क्या है आपका? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आप कोई भी बोल दीजिएगा, हम जानते हैं आपका जवाब ये होगा, हमको पता है। बोलिएगा ही अबुल कलाम आजाद कि प्रथम शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इनमें दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है, वो हम लोगों को नहीं भूलना है। पहला महत्वपूर्ण चीज है कि ये 11 वर्ष तक रहे, 11 वर्ष मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री 11 वर्ष तक शिक्षा मंत्री रहे। और दूसरी बात है कि इनको भारत रत्न मिला। कब मिला? 1992 में। 1992 में इनको भारत रत्न मिला। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके साथ उस दो विशेष फैक्ट को भी याद रखें, एकदम गहरी नजर रखना है। क्लियर है? तो इसका अबुल कलाम आजाद 1992 में भारत रत्न और 11 वर्ष तक मंत्री रहे। चलिए अब प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? 54 कहता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है? सबसे पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को समझिए।
राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जो आपका निरक्षरता खत्म करने के लिए था कि जो भी निरक्षर लोग हैं, जो भी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा नहीं कर पाए हैं, उसको आप लोग क्या कीजिए, कम से कम साक्षर बना दीजिए। और इसी साक्षर बनाने के लिए किसने शुरू किया था? राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में शुरू किया गया। क्लियर है? और राजीव गांधी ने क्या कहा कि 15 से 35 वर्ष 15 से 35 वर्ष के जो भी वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जो विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा नहीं कर पाए हैं, उनको क्या कीजिए, आप शिक्षा दीजिए और इस शिक्षा के तहत आप उसको साक्षर बनाने का कार्य कीजिए। और ये था आंसर इसका 1988। क्या था इसका आंसर? 1988। इन्होंने कहा कि आप 15 से 35 वर्ग को साक्षर कर दीजिए। क्लियर? यह एक मिशन मोड योजना थी। क्या थी? मिशन मोड। कि इसको 2007 तक बोला गया कि इसको आप लोग क्या कीजिए, खत्म कर दीजिए, लेकिन असफल हो गई। तो इस टाइम में खत्म नहीं किया जा सका हमारे निरक्षरता को। तो 15 से 35 वर्ष याद रखना है, राजीव गांधी याद रखना है और 1988 याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन नंबर है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग ने की थी? सबसे पहले जानेंगे कि ये त्रिभाषा क्या है। ये त्रिभाषा क्या है? त्रिभाषा तो नाम से ही स्पष्ट है, तीन भाषा, तीन भाषा। और दूसरी बात है कि अगर आयोग बना होगा तो अपने आयोग में तीन भाषाओं को प्राथमिकता दिया होगा, यही बात है। तो उस आयोग का नाम था कोठारी आयोग। ये कब बना था? 1964-66। अब 64-66 लिखे, इसका मतलब क्या? इसमें आयोग बना 64 में और 66 में रिपोर्ट दी। क्लियर है? चलिए अब त्रिभाषा दिया, तो त्रिभाषा में क्या था? इन्होंने कहा कि आप एक हिंदी भाषा को रखिए, दूसरा अंग्रेजी भाषा को रखिए और तीसरा इन्होंने क्षेत्रीय भाषा के बारे में कहा कि राज्य का क्षेत्रीय भाषा को 3 प्राथमिकता दीजिए। लेकिन यह बहुत ही विवादित रहा था, क्योंकि आप हिंदी अंग्रेजी को प्राथमिकता दे रहे हैं, तमिल भाषी क्षेत्रों में हिंदी को लेकर थोड़ा सा अक्सर विवाद रहता है, तो इसके लिए थोड़ा सा विवादित रहा। तो हमको याद रखना कि कोठारी आयोग त्रिभाषा 1964 और 66, इसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है हमारा? 56 कहता है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। 86वां संविधान संशोधन के तहत हम लोगों ने क्या किया? शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया। और ये कब लागू हुआ था? इसको याद रखिए, 2002 में लागू किया गया था। कहाँ स्थापित किए हैं इसको? 21 कौम में स्थापित किए हैं। किसके लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर दो। अब आए क्वेश्चन नंबर 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? 57 कहता है कि शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? कोठारी आयोग जस्ट चर्चा किए, कब था? 1964-66। क्लियर? और इसके शीर्षक का नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वहां कॉन्सेप्ट दे देंगे। चलिए कोठारी आयोग के शीर्षक का क्या नाम था? शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये जो रिपोर्ट सौंपी उसके 4 खंड थे। रिपोर्ट के कितने खंड थे? रिपोर्ट जो था वो 4 खंड थे और लगभग 23 विचार दिए गए उसमें। 23 महत्वपूर्ण विचार, 23 महत्वपूर्ण विचार दिए गए, 4 खंडों में बटा हुआ था। इसको थोड़ा सा देख लेना है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? चलिए थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का सही क्रम है? सीधा इतना मान के चलिए कि आपको निकालना है, ये सही क्रम निकालना है, सही क्रम। क्वेश्चन मान लीजिए यही है, थोड़ा सा स्क्रीन को लेकर। चलिए सबसे पहला है उद्देश्यों का मूल्यांकन, गठन, शिक्षण अधिगम अनुभव को लागू करना और शिक्षण सीखने के अनुभव का चयन। सबसे पहले 4 डब्बा बना लीजिए कि किसमें किसको रखना है, किसमें किसको रखना है। चलिए चार मेरे पास में है। पहला है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कब करते हैं हम लोग? अंतिम में करते हैं, तो इसको उठा के अंतिम में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है दूसरा? कि अब गठन है, अनुभव को लागू करना और अनुभव का चयन करना, उद्देश्यों का गठन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई भी कार्य करने के लिए उसका क्या उद्देश्य होगा,
तो उद्देश्यों का गठन करते हैं, यही करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उद्देश्यों का गठन, कि हमको क्या काम करना है उसका गठन कर लेंगे। अब आपका ये हो गया, ये हो गया। अब बच गया शिक्षण अधिगम अनुभवों को लागू करना और सीखने के अनुभव का चयन करना। तो लागू करने से पहले चयन करते हैं, किसी चीज को लागू करने से पहले चयन करेंगे ना कि किसको लागू करना है, क्या लागू करना है। तो पहले क्या करेंगे, चयन करेंगे। उसके बाद तो यहां लिख दीजिए चौथा। अब बच गया आपका तीसरा, तो क्या हो जाएगा 2 4 3 1, 2 4 3 1। कहां है ये आपका चौथा, 2 4 3 1। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, देखिए। आधुनिक शिक्षा डैश 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 कर रही है। क्या कर रही है भाई, अंतःक्रिया का विकास कर रहा है और अधिक से अधिक सिद्धांतों और व्यवहारिक तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन क्या है, आपके इनर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, आपके अंदर के डेवलपमेंट को, माइंड को डेवलप कर रहा है, आपकी सोचने की शक्ति को डेवलप कर रहा है, आपका आंतरिक विकास कर रहा है, साथ ही साथ सिद्धांत, प्रिंसिपलों और व्यवहारिकता, बिहेवियर चेंज। आपका क्या कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन चेंजेस योर बिहेवियर, तो आपका ये व्यवहार भी चेंज करता है। क्लियर। और चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपका सही लग रहा है, तो 1 और 2 दोनों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। 59 का तीसरा। चलिए अब है 60। चलिए तेजी में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। अब बताइए, ये तो आप बिल्कुल जानते हैं, क्या 14 से 18 समानता का अधिकार मिला हुआ है हम लोगों को। क्लियर। चलिए, तो ये है आपका 14 से 18 समानता का अधिकार, जिसके तहत हमें क्या मिला, रूल ऑफ लॉ मिला हुआ है, रूल ऑफ लॉ मिला हुआ है। उसके बाद अवसर की समानता मिला हुआ है, अस्पृश्यता का सिद्धांत मिला है। तो ये सारे सिद्धांत किसके अंतर्गत आ जाते हैं, 14 से 18 के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है हमारा, चलिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण दिलाता है। ये क्या है आपका, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो सबके पावर को नियंत्रण में रखता है, कोई बाबू भैया नहीं, सब बराबर बन के रहिए। विधायक हैं, सांसद हैं, आम आदमी है, डीएम डिप्टी कलेक्टर, सबके लिए वो समान है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के समक्ष, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष क्या हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। तो पूर्ण नियंत्रण कौन रखता है, कानून रखता है। और ये अनुच्छेद कौन है, अनुच्छेद 14 अवसर कानून, रूल ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। गौर से देखिए, सबसे पहले तो इसमें समाजवाद आ गया, फिर आपका समान काम समान वेतन भी आ गया। अब आपका है 14 14 15 14 15 16 14 16, तो इसमें 14 भी है, 15 भी है और 16 भी है। क्लियर है। तो अब देखिए 14 क्या कहता है, 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के समक्ष क्या है, सब समान है, तो क्या है, समाजवाद को भी बतला रहा है। फिर 15 है कि नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए क्या हो, कार्य का निर्धारण हो, कार्य का निर्धारण हो, अवसर मिले, सम्मान मिले। तो ये सारा किसके अंतर्गत आ रहा है, 15 के अंतर्गत। तो ये भी समाज को डिनोटेट करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये समान कार्य के लिए नहीं तो कम से कम आपका रोजगार के लिए, ये रोजगार के लिए भी बात करता है। और ये है कि रोजगार की दशा, कि आप जो रोजगार की दशा कर रहे हैं उसमें आपको क्या हो कि समान कार्य हेतु, समान कार्य हेतु समान वेतन, क्या हो ये, समान वेतन। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 14
15 और 16 इस तीनों अनुच्छेदों को मिलाकर हमारा समाजवाद और समान कार्य का समान वेतन, इस तीनों चीजों की पुष्टि होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 62 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, तेजी में देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? 63 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? अभी जस्ट पढ़े हैं, रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। क्लियर? रूल ऑफ लॉ क्या है? आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं तेजी से। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत मतलब अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। और यह अनुच्छेद कौन है आपका? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? कौन? अभी जस्ट पढ़े हम लोग अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता है क्या? अस्पृश्यता मतलब क्या? छुआछूत से बचना। हम लोग क्या कर, पहले था ना छुआछूत, हम लोग सटते नहीं थे, लेकिन असल उसके पीछे का कारण क्या था? साफ सफाई। अगर साफ सफाई नहीं रहता था तो लोगों को थोड़ा सा उसमें आपत्ति होता था। क्लियर है? चलिए तो ये हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 66, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30। इससे पहले हमने आप लोगों को दो चीज बताया है, एक बलात्सरम और एक बाल श्रम बताया है। तो यही है ना आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है आपका? यही है ना, 23, 24, यही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 23 हो गया बाल श्रम, 24 हो गया बलात्सरम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग तेजी से। क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से है? ये आपका वेरी इंपोर्टेंट। इसका जवाब बताइए तेजी में, तो समझे कि हाँ तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तेजी में क्वेश्चन नंबर 67, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? चलिए ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, हम मान लेते 17, 19। ये आपका दो जो है, ये दो, ये आपका किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक बलात्सरम से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 67। एक बलात्सरम से जुड़ा हुआ है और एक किस चीज से जुड़ा हुआ है? एक जुड़ा हुआ है आपका बाल श्रम से। तो तेजी में बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि 23 और 24 उसी चीज से जुड़ा हुआ है। अभी जस्ट हम चर्चा भी किए बलात्सरम के बारे में और बाल श्रम के बारे में। तो तेजी में बताइए इसका आंसर क्या दे हम लोग? बोलिए। 24 हो जाएगा बाल श्रम, थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, 23 हो जाएगा बलात्सरम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर दोनों काहे नहीं होगा? दोनों इसलिए नहीं होगा कि बात हम किसकी कर रहे हैं? बच्चों की कर रहे हैं, और बलात्सरम बच्चों से ही नहीं जुड़ा हुआ है। ये मानव को भी आप जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकते हैं। क्लियर? मानव से भी जबरदस्ती कार्य नहीं ले सकते हैं, लेकिन बाल श्रम ये तो होगा ही होगा बच्चों के लिए। ये स्पेशल किसके लिए है? बच्चों के लिए है। अब प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? बच्चों के लिए। क्या हो जाएगा? 24। कहीं से कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 68, 68 हमारा कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खाद्यान्न या अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया? क्लियर बात है, हम भी जानते हैं, हमारे संविधान में भी है कि 14 वर्ष से कम, कानून भी बना हुआ है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम लोग खाद्यान्न में या आपका खतरनाक कामों में या सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो थोड़ा सा संकट वाला है उसमें हम लोग कार्य में नहीं लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 14 वर्ष से कम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, आज हम लोग 75 तक देख लेंगे, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 100 तक कर देंगे उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? 69 कहता है कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो? अभी जस्ट चर्चा चला था 14 वर्ष से कम आयु का नहीं हो। 69 का बी। चलिए
क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 70 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी किया जा सकता है तो सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष। याद कीजिए, संविधान में एक चीज बताए हुए हम लोग कि रीट जारी करना, 5 तरह की रीट जारी करती है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है। और उसी 5 रीट के अंतर्गत हम लोग पहला रीट में देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण और उसके तहत है न्यायालय में प्रस्तुत करना। और कितने देर के अंतर्गत? 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना है? प्रस्तुत करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 70 का बी। चलिए तेजी में देखें क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 71 आपका कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते। इन कारखानों में बच्चों को किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? समानता, शोषण, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक। तो आंख मूंद के बता दीजिए आप लोग, क्या ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है? 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्लियर? तो 71 का हो जाएगा बी। अब आप लोग 72 को देखेंगे। चलिए 72, ये आपका बहुत इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि धारा 366 बी का संबंध किससे है? धारा 366 जो आपका संबंध है वो है आपका अगवा करने से, कि आप विदेश से लड़की को क्या करते हैं? आयात करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उसका शोषण करते हैं। तो इसको याद रखना है कि धारा 366 बी का है विदेश से लड़की का आयात करना। 72 का डी। चलिए 73 को देख लें। 73 आपका कहता है कि घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ है कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बालक क्या होता है? देखिए अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, आपका घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो है बच्चे की आयु जो फिक्स की गई है वो कितना है? 18 वर्ष। कितना वर्ष? 18 वर्ष। तो इसको याद रखिएगा 18 वर्ष में। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है महिला आयोग से जुड़ा हुआ है महिला संरक्षण। महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्याओं और शिकायतों का समाधान होता है? क्या है? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, उपरोक्त सभी। तो इन महिलाओं की प्रताड़ना से जुड़ा हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन आपका क्या है? तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरे भाग में आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए तीसरा, चलिए 75 कहता है घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। इसको याद रखिएगा, संरक्षण अधिनियम कब? 2005 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है? धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, धारा 8 संरक्षण अधिकार, धारा 14 सेवादाता से परामर्श लेना और धारा 20 संयुक्त निवास प्राप्त। देखिए सारा ठीक है आपका, घरेलू हिंसा से ठीक है, संरक्षण का अधिकार भी है, सेवादाता से परामर्श भी है, लेकिन आपका जो ये संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार है ये आपका घरेलू हिंसा के विरुद्ध नहीं आता है कि आप जिस पर आरोप लगाइएगा उसी के घर में रहिएगा। ये थोड़ा सा दिक्कत है कि संयुक्त निवास प्राप्त करने का अधिकार ये नहीं दिया गया है। क्लियर है? तो इसको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 75 का डी। चलिए अब ये 76 से लेकर हम लोग 100 तक हम अगले वीडियो में देखने का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।